हाँ जी मिस्टर पाटिल, ऑल गुड, ऑल सेट। चलिए, सो मैं विपिन एक बार फिर से आपके सामने, और आज मैं लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 78 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। एज यूजुअल आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 78 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, ईडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले वर्ड के साथ, जो कि है डेवोल्यूशन। रेफरेंस क्या लिखा है डेवोल्यूशन का? Along with measures such as increasing tax devolution to states from 32% to 42%, incentivizing states towards capital spending and pushing them to be transparent about their fiscal situation. Okay, fiscal यानी financial. So devolution का क्या meaning है check करते हैं एक बार. The transfer or delegation of power to a lower level, especially by central government to local or regional administration. यानी कि power को नीचे की तरफ लेके जाना, यानी नीचे की तरफ ले जाके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। और थंबनेल में अभी देखें यहाँ पे मेंशन था कुछ, जब काम बड़ा हो तो विकेंद्रीकरण करना सही होता है। विकेंद्रीकरण करना यानी डिसेंट्रलाइजेशन करना। अब डिसेंट्रलाइजेशन समझना है तो पहले सेंट्रलाइजेशन समझना होगा। सेंट्रलाइजेशन का मतलब हो गया पावर को एक जगह पे लेके आना, केंद्र पे लेके आना, और डिसेंट्रलाइजेशन यानी केंद्र से बाहर की तरफ लेके जाना, बंटवारा कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। सो उसी को हम बोल सकते हैं, उसका सिनोनिम है डेवोल्यूशन, यानी कि आप पावर को लोअर लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं क्योंकि आप काम पूरा संभाल नहीं पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि काम का बंटवारा कर दिया जाए। तो वही यहाँ पे मेंशन्ड है, एग्जांपल के तौर पर डिस्कस करते हैं। डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। आफ्टर द 73rd and 74th constitutional amendments in 1992, India witnessed the devolution of powers to rural and urban local bodies। यानी 1992 से पहले जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, तब सेंट्रल गवर्नमेंट को ही सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखना पड़ रहा था। तो यहाँ पे जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर्म हुए, तो अगर हम शहरों की बात करें तो वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज़ देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, गाँव की बात करें तो वहाँ पे पंचायत देखते हैं। तो इस तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई लोअर लेवल पे, लोकल लेवल पे, सो दैट वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद से देख पाएँ, उसका रख रखाव, उसका मैनेजमेंट खुद से देख पाएँ। एक और एग्जांपल है डेवोल्यूशन ऑफ फिस्कल पावर्स टू स्टेट्स। द रिकमेंडेशंस ऑफ द 14th फाइनेंस कमीशन लेड टू एन इंक्रीज्ड शेयर ऑफ टैक्स रेवेन्यूज फॉर इंडियन स्टेट्स, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट डेवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट्स। 14th फाइनेंशियल कमीशन की जो रिकमेंडेशन है, उसके बाद स्टेट्स का जो शेयर है रेवेन्यू, जो टैक्स रेवेन्यू में जो शेयर है वो बढ़ गया स्टेट्स का, प्रदेशों का, और इसके कारण बहुत सारी फाइनेंशियल पावर सेंटर से हट के स्टेट्स के पास आ गई, अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद से देखने का, अपने डिसीजन जो उनको लेने होते हैं फाइनेंशियल पावर्स को देखते हुए। यानी कि पहले क्या होता था, हर बात पे उन्हें अप्रूवल लेना है सेंटर का किसी काम को करवाने के लिए, और अब वो नहीं लेना पड़ रहा क्योंकि उनके खुद के टैक्स रेवेन्यू इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि वो अपने डिसीजन खुद से ले सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया डेवोल्यूशन। एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। द डेवोल्यूशन ऑफ पावर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लोकल अथॉरिटीज़ हैज़ बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड। अब ये किसी एक जगह पे कोई कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, किसी एक सर्टेन पावर के कॉन्टेक्स्ट में, कि वहाँ डिमांड है कि सेंटर से हट के वो स्टेट के पास आ जाए या लोकल अथॉरिटीज़ के पास आ जाए। सेंटेंस बिल्कुल सही है। द ग्रेजुअल डेवोल्यूशन ऑफ द स्पीसीज ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस। ना, डेवोल्यूशन नहीं, डिग्रेडेशन होता एक बार को तब समझ में आता, ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है। The board agreed to the devolution of authority to departmental heads of the branch offices in order to make approval processes quicker। बोर्ड चाहता है, बोर्ड अग्री है कि जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, जो अथॉरिटी उनके पास है, वो नीचे की तरफ जाए ब्रांच ऑफिसेस में, और ब्रांच मैनेजर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए और डिसीजन मेकिंग की पावर आ जाए, ताकि जो जो अप्रूवल का जो प्रोसेस है वो जल्दी हो जाए। यानी पहले अप्रूवल कहाँ से लेना पड़ रहा है, सीनियर मोस्ट ऑफिसर से, तो अब ये बोर्ड अग्री हो गया कि ठीक है कोई बात नहीं, अब ब्रांच ऑफिसर्स यानी ब्रांच मैनेजर्स ही अप्रूव कर सकते हैं। सो ये सेंटेंस भी सही है। द डेवोल्यूशन ऑफ पावर टू रीजनल गवर्नमेंट्स अलाउड फॉर मोर लोकलाइज्ड डिसीजन मेकिंग। जो डेवोल्यूशन हुआ पावर का, उसके कारण अब रीजनल गवर्नमेंट्स, प्रादेशिक गवर्नमेंट अपने डिसीजन जो लिया करती हैं वो लोकलाइज्ड हो गए। यानी पहले सेंट्रलाइज थे, सेंटर ले रही थी, अब लोकलाइज डिसीजन, यानी वहाँ की जनता को समझ के जो डिसीजन ज़रूरी हैं वो ले पाने में अब रीजनल गवर्नमेंट सक्षम है। बिल्कुल सही है।
सो आई होप आपको डेफिनेशन का मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया हो। डिसेंट्रलाइजेशन सिनोनिम डेलीगेशन, नियुक्ति करना और किसी को कोई काम सौंपना, उसको हम बोलते हैं डेलीगेशन। डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा करना, डिस्पर्शन अगेन डिस्पर्शन बंटवारा करना, खास करके पावर के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बात हो रही है। एंटोनिम्स की बात करें तो सेंट्रलाइजेशन एक ही जगह पे लेके आना, इंटीग्रेशन यानी शामिल करना। यहाँ पे क्या है, आप किसी को काम दे रहे हैं, यहाँ पे आप शामिल कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। सो ये एक एंटोनिम के तौर पे कंसीडर किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, ईडियम इज विटल अवे। और क्या मीनिंग है इसका? रेफरेंस विटल अकेला अगर हम वर्ड देखें, विटल वर्ब के तौर पे यूज़ होता है। इसका मतलब होता है छीलना, है ना। जो जनरली आपने देखा होगा जो फर्नीचर का काम करते हैं कारपेंटर्स, वो ऐसे ऐसे एक उनके पास एक क्या बोलेंगे उसको, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक टूल होता है जिससे वो छीलते हैं, है ना। धीरे धीरे करके जो लकड़ी की परतें होती हैं वो निकलती चली जाती हैं। सो विटल अवे का जो कॉन्टेक्स्ट है उसका मतलब होता है किसी चीज़ से धीरे धीरे आप पीछा छुड़ा रहे हैं, टू ग्रेजुअली रिड्यूस और गेट रिड ऑफ समथिंग, है ना। विटल अवे, धीरे धीरे किसी चीज़ से आप पीछा छुड़ा रहे हैं, उसको या तो रिड्यूस कर रहे हैं या उससे आप अलग हट रहे हैं, ठीक है। रेफरेंस पढ़ते हैं, दिस हैज़ बीन डन विदाउट विटलिंग अवे द टू की पिलर्स ऑफ द वेल थॉट आउट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। ओके, अब ये एक मैं बोलूँगा एग्जैक्टली जो हमारा कह सकते हैं कि आप जो लिटरल कॉन्टेक्स्ट है उसमें कि आपने ये जो माचिस की तिल्ली है धीरे धीरे आप उसको कम करते चले जा रहे हैं, है ना। सो आप रिड्यूस कर रहे हैं उसके साइज़ को, उसकी पावर तो आपने यहीं पे रिड्यूस कर दी, एक बार जला दिया, पर उसके साइज़ को भी आप कम करते जा रहे हैं। तो ये लिटरल कॉन्टेक्स्ट हो गया बिल्कुल। हम बात करते हैं, अब हम पैसेज कॉन्टेक्स्ट में 4 सेंटेंसेस हैं, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। If we don't address these issues, they will eventually whittle away or our customer base। अगर हमने इन प्रॉब्लम्स को इन प्रॉब्लम को नहीं निपटाया तो हमारा जो कस्टमर बेस है धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगा। यानी कुछ इश्यूज़ होंगे किसी कंपनी में किसी प्रोडक्ट को लेके, और मैनेजमेंट बात कर रहा है आपस में कि अगर हमने इन इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया तो हमारा कस्टमर बेस धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल सही है। ओवर द ईयर्स बजट कट्स began to whittle away the funds available for public education। ओवर द ईयर्स यानी कई सालों से जो बजट में जो कट्स हम देखते आ रहे हैं उसने क्या किया, दे बिगैन टू विटल अवे द फंड्स अवेलेबल फॉर पब्लिक एजुकेशन। पब्लिक एजुकेशन के लिए जो फंड्स थे उसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है, उसमें हमें कमी देखने को मिल रही है। धीरे धीरे जो कमी हमें वहाँ पे हो रही है, किसके कारण? बजट में कट्स के कारण। तो ये सेंटेंस भी सही है। शी डिसाइडेड टू विटल अवे हर ग्रोसरी लिस्ट बाय एडिंग मोर आइटम्स एवरी वीक टू इट। अब विटल अवे का सेंस हुआ कि धीरे धीरे खत्म होना, हाँ, और यहाँ पे वो हर वीक वो ऐड कर रही हैं। सो डजंट मेक एनी सेंस, कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है। द न्यू लॉज विल ग्रेजुअली विटल अवे द पावर्स ऑफ द ट्रेड यूनियंस इन दिस कंट्री। नए लॉ जो ट्रेड यूनियंस की पावर्स हैं वो धीरे धीरे ख़त्म कर देंगी। अब यहाँ पे मुझे एक थोड़ा सा डाउट हो रहा है क्योंकि विटल अवे में ही छुपा होता है ग्रेजुअल, तो यहाँ पे दोबारा ग्रेजुअल लिखने की ज़रूरत नहीं है। पर इवन इसको इनकरेक्ट नहीं बोलेंगे, मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे एक बार हमने वर्ड पढ़ा था ना, डायमेट्रिकल। सो डायमेट्रिकल अपोज्ड मैंने कई जगह पढ़ा है, कई जगह देखा है। डायमेट्रिकल का ऑलरेडी मीनिंग होता है ऑपोजिट, पर मैंने ये बहुत जगह देखा है डायमेट्रिकली अपोज्ड, है ना। सो डायमेट्रिकली भी है और अपोज्ड भी है, ये कई जगह पे देखा है। जनरली रूल ये कहता है कि जब एक वर्ड हमें मिल गया तो उसके जैसा एक और वर्ड यूज़ करना पैरेलल रिडंडेंट होता है। पर डायमेट्रिकली अपोज्ड भी मैंने देखा है, और जैसे अभी हम देख पा रहे हैं ग्रेजुअली के साथ विटल अवे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो कई बार आपको चीज़ें ना अनदेखी करनी पड़ती है, ओवरलुक करना पड़ता है। ये आप इसमें एरर न ढूंढ लें, ठीक है ना। आप ये ना बोलें कि नहीं सर इसमें एरर है। बड़ा अजीब ही है, मतलब इंग्लिश कई लोग बोलते हैं इट्स अ वेरी फनी लैंग्वेज। कई बार कुछ रूल्स हैं जो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और कई बार ऐसे लीनियंट रूल्स हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पे चीज़ें चल जाती हैं, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम्स, इरोड क्षय होना, धीरे धीरे ख़त्म होना, पावर। थॉट, अगेन हम ये किसी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। थॉट का मतलब भी धीरे धीरे कोई पावर को रिड्यूस करना। कोई मूवमेंट है उसको थॉट कर रहे हैं आप, कोई अटैक की प्लानिंग हो रही है उसको थॉट कर रहे हैं। डिमिनिश, अगेन कम करना। सो ये थे सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करते हैं, स्ट्रेंथन मजबूती कर देना, बिल्ड बनाना, खड़ा करना, एक्सपैंड विस्तार करना, ये सारे एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट ईडियम इज किक द कैन डाउन द रोड। ओके, रेफरेंस, a future government would have to pay the money in bulk, therefore kicking the can down the road, meaning
टू डिले और पोस्टपोन डीलिंग विद अ प्रॉब्लम और मेकिंग अ डिसीजन, यानी कि किसी प्रॉब्लम को फेस करने में आप बेसिकली उसका सोल्यूशन ढूंढने में आप डिले कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को, देखेंगे आगे, और आपके मन में ये मंशा है, इंटेंट है कि या तो ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी या कोई और इस प्रॉब्लम को शोल्डर कर लेगा, यानी उसकी जिम्मेदारी को शोल्डर कर लेगा, यानी कोई और आ जाएगा जो इस जिम्मेदारी को उठा लेगा। तो दो बातें हैं जो मन में चल रही हैं आपकी, इसीलिए आप उसको डिले कर रहे हैं या पोस्टपोन कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे कोई पर्सन है, ऐसे सो रहे हैं और आई विल डू इट लेटर, यानी चलो बाद में देखेंगे, अभी सो जाते हैं। सो जाओ, आंख बंद कर लो तो रात हो गई, है ना। जबकि दिन में आप देखें कि सूरज है, स्टिल आपने अपने ऊपर चादर डाल ली तो आपने मान लिया मन में कि हाँ रात हो गई, जबकि रात एक्चुअली नहीं हुई है, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं और द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू किक द कैन डाउन द रोड ऑन द पेंशन रिफॉर्म, डिलेइंग द डिसीजन फॉर अनदर ईयर। गवर्नमेंट ने बोला पेंशन रिफॉर्म का जो डिस्कशन चल रहा है आगे अगले साल देखेंगे इसको, अभी हम इस पर बात नहीं कर रहे। सो क्या किया बेसिकली गवर्नमेंट किक्ड द कैन डाउन द रोड, बिल्कुल सही है। रादर देन एड्रेसिंग द एनवायरमेंटल कंसर्न्स द कंपनी चोज टू किक द कैन डाउन द रोड, यानी कंपनी ने जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करने के बजाय क्या किया, उन्होंने कहा चलो बाद में देखेंगे, टाल देते हैं अभी, है ना, बिल्कुल सही है। द मैनेजर डिसाइडेड टू किक द कैन डाउन द रोड एंड अवॉइड मेकिंग एनी इमीडिएट चेंजेस टू द पॉलिसी। मैनेजर ने जो पॉलिसी है जिस पे बहस हो रही है उसको उसमें जो इमीडिएट चेंजेस करने की बात थी वो अवॉइड कर दिए, टाल दिए, अगेन आगे देखेंगे। चलो, द कोच किक द कैन डाउन द रोड ड्यूरिंग प्रैक्टिस मोटिवेटिंग द टीम टू विन द चैंपियनशिप, डजंट मेक एनी सेंस, एब्सोल्युटली एब्सर्ड। सो ये सेंटेंस गलत है। चलिए सिनोनिम्स की बात करें तो पोस्टपोन, डिले, अवॉइड, काफ़ी ईजी है समझने में। एंटोनिम्स रिजॉल्व, एड्रेस या फिर कन्फ्रंट, सामना करना, हाँ बचना नहीं, सामना करना। नेक्स्ट वर्ड इज रैमिफिकेशन। रेफरेंस क्या लिखा है, ऑन मैटर्स सच एज नेशनल सिक्योरिटी, फिस्कल पॉलिसी एंड अदर की इशूज दैट हैव लार्जर रैमिफिकेशंस। और मीनिंग क्या है रैमिफिकेशन का, अ कॉम्प्लेक्स और अनवेलकम कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्शन और इवेंट, या आप बोल सकते हैं एक्सीडेंटल कॉन्सिक्वेंस, यानी जो अपेक्षित नहीं था, जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, ऐसा परिणाम मिल जाए, और ख़ास करके नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में, तब आप बोलते हैं रैमिफिकेशन आपको वहाँ पे देखने को मिले, है ना। और रैमिफिकेशन का एक मतलब टहनी भी होता है, पेड़ में से जो टहनियाँ निकलती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं, उसको भी हम रैमिफिकेशन बोलते हैं, उस प्रोसेस को भी हम रैमिफिकेशन बोलते हैं, पर उस जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें इसका मीनिंग है नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। एग्जाम्पल्स, रैमिफिकेशंस ऑफ डीमोनेटाइजेशन, द सडन विड्रॉल ऑफ 500 and 1000 rupee notes by the government of India in 2016 had widespread economic, social and political ramifications. हमें जो नोटबंदी हुई थी उसके ramifications देखने को आज भी मिलते हैं। बहुत सारी जो फैक्ट्रीज उस समय बंद हुई वो आज भी रिवाइव नहीं कर पाई, बहुत सारे बिजनेसेस रिवाइव नहीं कर पाए। सो ramifications ऑफ डीमोनेटाइजेशन। दूसरा एग्जाम्पल है ramifications ऑफ COVID-19 लॉकडाउन। हाँ जी, the nationwide lockdown imposed in response to the COVID-19 pandemic in 2020 had numerous ramifications, including a massive reverse migration of workers, disruptions to education and healthcare services, and significant economic contradictions. जैसे ऊपर हमने पढ़ा उसी तरीके से ये भी COVID-19 लॉकडाउन में भी बहुत सारे बिजनेस ठप हो गए जो अभी तक रिवाइव नहीं हो पाए। और क्या क्या और देखने को मिला, मैसिव रिवर्स माइग्रेशन ऑफ वर्कर्स, यानी जो वर्कर्स ऑलरेडी बाकी प्रदेशों में जाके सेटल हो गए थे, वहीं वो अपने काम कर रहे थे, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे थे और वहीं वो अपना जीवन यापन कर रहे थे, वापस उनको अपने स्टेट्स में आना पड़ा, ठीक है। हमें एजुकेशन पूरे सिस्टम में हमें डिस्ट्रप्शन देखने को मिले, स्कूल सब बंद हो गए, बच्चों को घर पे पढ़ना पड़ रहा था। जो पेरेंट्स पहले स्क्रीन टाइम अलाउड नहीं करते थे, उनको बच्चों को 6-6 घंटे स्क्रीन पे बैठा के पढ़ाना पड़ रहा था। तो हमें बहुत कुछ ऐसा देखने को मिला जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि जो COVID-19 लॉकडाउन थे उसके रैमिफिकेशंस हमें देखने को मिले। एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, द रैमिफिकेशंस ऑफ द न्यू लॉ वर फेल्ट अक्रॉस द एंटायर हेल्थ केयर इंडस्ट्री, बिल्कुल सही है। द सडन रैमिफिकेशन ऑफ द ट्री वॉज अ साइट टू बिहोल्ड इन स्प्रिंग, डजंट मेक एनी सेंस, सडन रैमिफिकेशन डजंट मेक एनी सेंस। एवरी एक्शन यू टेक विल हैव लीगल रैमिफिकेशंस, सो थिंक केयरफुली। जो भी आप एक्शन लेते हैं उसके लीगल रैमिफिकेशंस होंगे, सो सोच समझ के काम करिए, थिंक केयरफुली, विचार दीजिए जो भी आप सोच रहे हैं। और
एक और बात यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, आजकल मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग मेल्स पे या चैट्स में, कमेंट्स में गालियाँ लिख देते हैं एक दूसरे को, है ना। किसी को कोई पसंद नहीं आया तो वो गालियाँ लिख रहे हैं उसमें, और हर किसी को ये लग रहा है कि ऑनलाइन गालियाँ दी जा सकती हैं, यानी आप ऑनलाइन किसी को बुली कर रहे हैं, किसी को मोलेस्ट कर रहे हैं तो ऐसा किया जा सकता है, पर ये ऐसा नहीं है, उसके लीगल रेमिफिकेशंस होते हैं। सो अगर किसी को नहीं पता तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि पता चल जाए, क्योंकि ये मैं बहुत देख रहा हूँ, चाहे वो यूट्यूब में हो, चाहे आप फेसबुक पे देखें, लोग बड़े आसानी से गालियाँ देते हैं, सोचते हैं कि वो इसका उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। पर अगर जिसको गाली दी जा रही है वो अगर डिसाइड कर ले कि वो अपनी जो सेल्फ एस्टीम है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, तो डेफिनेटली वो केस कर सकता है, और डेफिनेटली अगर वो केस जीतते हैं तो सामने वाले को जेल भी हो सकती है। सो लीगल रेमिफिकेशंस होते हैं। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। द पॉलिसी चेंजेस हैड अनइंटेंडेड रेमिफिकेशंस which the government had not anticipated। पॉलिसी चेंजेस जो थे उसमें अनइंटेंडेड रेमिफिकेशंस थे, और which the government had not anticipated, जिनके बारे में गवर्नमेंट ने भी नहीं सोचा था। तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। कुछ ऐसे प्रभाव थे नेगेटिव जिनके बारे में गवर्नमेंट ने भी नहीं सोचा था। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। कॉन्सिक्वेंस, आउटकम, इफेक्ट एंड रिजल्ट, और ये खास करके चारों नेगेटिव टोन में है, अंडरटोन में है, ठीक है। और एंटोनिम्स की बात करें तो कॉज, कारण, वो हो गया प्रभाव, ये हो गया कॉज, ओरिजिन, सोर्स, ये सारे एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट अगेन इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है विद फोक्ड टंग के रेफरेंस। नेशनल पार्टीज इन ऑपोजिशन नीड टू स्पीक मोर रेस्पॉन्सिबली रादर देन विद फोक्ड टंग्स। मीनिंग क्या है फोक टंग का? विद फोक टंग इन अ डिसऑनेस्ट वे दैट इज मेंट टू डिसीव और मिसलीड, यानी किसी को धोखा देने के इंटेंशन से अगर आप कुछ करते हैं तो बोला जाएगा विद फोक टंग। और ये जनरली टंग का कॉन्टेक्स्ट है तो बोलने के कॉन्टेक्स्ट में ये यूज होगा। पॉलिटिकल प्रोमिसेस एंड कॉन्ट्रडिक्टरी एक्शंस। द लीडर स्पोक विद अ फोक टंग vowing to eradicate corruption yet shielding convicted party members from legal scrutiny। अब कोई पॉलिटिशियन है, वो बात तो कर रहे हैं फोक टंग से, यानी कि हमें समझ में आ रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं, धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, वो वचन तो उठा रहे हैं, प्रतिज्ञा तो ले रहे हैं, किस चीज़ की? वाउइंग कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए? इरेडिकेट करप्शन, यानी करप्शन को जड़ से खत्म कर देंगे, उन्मूल कर देंगे उसको। यट शील्डिंग कन्विक्टेड पार्टी मेंबर्स, यानी उसके बाद भी वो क्या कर रहे हैं? अपने पार्टी मेंबर्स जो कन्विक्टेड हैं, जिन पे केस चल रहे हैं और उनके ऊपर गंभीर आरोप है, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो ये सेंटेंस सही है। कॉर्पोरेट एंड एनवायरमेंटल प्रोमिसेस। द कंपनीज CEO स्पोक विद अ फोक टंग claiming commitment to sustainable practices while expanding mining operations that ravaged the local environment। अब कंपनी के कोई CEO हैं, अगेन वो भी फोक टंग से बात कर रहे हैं, यानी डिसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। एक तरफ वो क्लेम कर रहे हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो करने का जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, पर दूसरी तरफ वो क्या कर रहे हैं? अपने माइनिंग ऑपरेशंस को एक्सपैंड कर रहे हैं, यानी कि खनिज का जो काम है, खदानी का जो काम है, उसको वो बढ़ाते जा रहे हैं, जिसने लोकल एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, रविश कर दिया है, तबाह कर दिया है। फॉरेन रिलेशंस। इंडियाज नेवर अक्यूज द गवर्नमेंट ऑफ स्पीकिंग विद अ फोक टंग, ऑफरिंग डिप्लोमेटिक गुडविल वाइल सीक्रेटली बैकिंग क्रॉस बॉर्डर इंटरफेरेंस। इंडिया के जो नेबर हैं वो एक तरफ तो गवर्नमेंट से चाहते हैं कि डायलॉग्स हों, बात हो, ताकि पीस दोनों कंट्रीज़ में स्टैब्लिश हो, दूसरी तरफ वो क्रॉस बॉर्डर इंटरफेरेंस, यानी वहाँ से आतंकवादियों को इधर भेजने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। सो ये भी क्या है? स्पीकिंग विद अ फोक टंग। एग्जाम्पल्स। द पॉलिटिशियन वॉज अक्यूज्ड ऑफ स्पीकिंग विद फोक टंग व्हेन हिज एक्शंस डिड नॉट मैच हिज प्रोमिसेस। बिल्कुल सही है, यानी कि जो बोला वो मैच नहीं किया एक्शन से। हिज हैबिट ऑफ स्पीकिंग विद फोक टंग मेड इट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू ट्रस्ट हिज वर्ड्स। उसकी जो आदत है डिसीव करने की, धोखा देने की, उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है। द ऑफिशियल स्पोक विद फोक टंग प्रॉमिसिंग ट्रांसपेरेंसी वाइल सीक्रेटली हाइडिंग क्रूशियल इन्फॉर्मेशन। कोई ऑफिशियल हैं, वो इस तरीके से बात की उन्होंने, क्योंकि एक तरफ वो ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि हम ट्रांसपेरेंट रहेंगे, दूसरी तरफ क्रूशियल इन्फॉर्मेशन को हाइड कर लेते हैं। बिल्कुल सही है। द मर्चेंट ऑफन स्पोक विद फोक टंग टू डिसीव कस्टमर्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ हिज प्रोडक्ट्स। कोई पर्टिकुलर मर्चेंट है,
वो उसने जब भी बात की हमेशा इस तरीके से बात की डिसीव करने के कॉन्टेक्स्ट में कि पर्सपेक्टिव से अपने कस्टमर्स को, जबकि प्रोडक्ट की क्वालिटी जो उनकी है वो उतनी अच्छी नहीं है। जब भी वो बात करते तो ऐसे दिखाते हैं कि उनके प्रोडक्ट अनमैच्ड हैं, यानी उनके प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है उस क्वालिटी जैसा कोई और प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। चलिए बात करते हैं सिनोनिम्स की। अनट्रूथफुली, डिसीटफुली, धोखेबाजी के कॉन्टेक्स्ट में, डिसऑनेस्टली यानी ईमानदारी जहाँ ना हो, बेईमानी हो, उस तरीके से। सो ये सारे एडवर्ब्स हैं। और बात करते हैं एंटोनिम्स की। ट्रूथफुली सच के साथ, सिंसियरली ईमानदारी से, ऑनेस्टली, ये सारे एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। दैट्स इट बच्चा पार्टी। सो यहाँ पे आज लेक्चर खत्म हुआ, आपका लेक्चर नंबर 78। अब आप क्या करना है आपको पता है। हर एक वर्ड या फिर इडियोमैटिक एक्सप्रेशन पे बनाना है आपको अपना खुद का एक सेंटेंस, और सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन को एक सिंगल कमेंट के तौर पे ड्रॉप कर देना है इस वीडियो लेक्चर के कमेंट्स सेक्शन में। अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे ज़्यादा आप सीखते हैं, सबसे ज़्यादा आप लर्न करते हैं। दूसरा, मैं अवेलेबल हूँ टेलीग्राम पे। दिस इज़ माय यूज़र नेम ऑन टेलीग्राम। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है पर अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, मेक श्योर आप जुड़ें। उसके लिए आपको सिंपली अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करना होगा इस यूज़र नेम पे, और मैं शेयर करूंगा हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके साथ। ग्रुप ज्वाइन करें बिकॉज एक्चुअल डिस्कशन एंड मेंटरशिप वहीं पर हो रही है। तीसरा काम, पूरा लेक्चर आपने देखा। लेक्चर देखने के बाद आपको जाना है आपके स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 78। अटेम्प्ट करने के बाद आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड क्या रही इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, और आपका आरसी लेवल क्या रहा। दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके ड्रॉप कर देने हैं हमेशा की तरह हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।